हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं योगेश जायसवाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ, एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। ओके। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि संसाधन नियोजन क्या होता है। पहली चीज, संसाधन नियोजन क्या होता है। ओके, सोचने की कोशिश करो। आप देखें संसाधन नियोजन आखिर है क्या। यानी रिसोर्स रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ठीक है, ये तो मेरा संसाधन है ही। ओके माय डियर, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। और प्लानिंग क्या है? यानी नियोजन। यानी क्या करूं मैं, एक प्लानिंग कर लूं और प्लानिंग करके मैं क्या करूं, संसाधन को बचा लूं। आई बात समझ में? ठीक है। अब संसाधनों को कैसे बचा सकता हूं? आपके माइंड में काफी सारे जो है थ्योरीज बन रही होगी, काफी सारी पिक्चर्स बन रही होगी, राइट? ठीक है। तो पहली चीज, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में क्या आता है कि एक विविधता वाला देश है। ये आपको पता है कि इंडिया क्या है, एक विविधताओं वाला देश है और उसके अंदर क्या है, काफी सारे संसाधन पाए जाते हैं जो कि असमान रूप से वितरित है। ये आपको पहली चीज पता है। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर एक संसाधन बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा लेकिन दूसरे संसाधन की कमी है। आई बात समझ में? एक कुछ स्टेट्स ऐसे मिलेंगे कि जो क्या करते हैं, संसाधन प्राप्त करने के लिए दूसरे स्टेट्स में निर्भर है। ओके। कुछ ऐसे मिलेंगे जहां पर दोनों चीजों का अभाव देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? तो आपको यहां पर क्या है, संसाधनों की विविधता देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में? इस चीज के बारे में आपको क्या कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी होकर आपको सुनते रहना है। ओके, समझ गए? आपने जो बुक है, आपका जो पेन पेंसिल है, जो भी आप रेडी करके रखिए। ठीक है। तो मैं आपको पहली चीज क्या बताने वाला हूं कि पहली चीज क्या बताने वाला हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं झारखंड की, मैं झारखंड की बात करता हूं। ठीक है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। समझ जाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके। झारखंड की मैं बात करता हूं, मध्य प्रदेश की बात करता हूं, छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। यहां पर कोयला और लोहा दोनों अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे मेरे बेटाओ। यहां पर कोयला और लोहा दोनों अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे। ये एक संपन्न संसाधन वाले स्टेट आ गए। सीए हो गए, क्या हो गया, संपन्न संसाधन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, संपन्न संसाधन हो गया। संपन्न संसाधन हो गया। आगे बात समझ में? यहां पर क्या हो गया, संपन्न संसाधन हो गया। आगे चीज समझ में? इस चीज के बारे में आप क्या है, रेडी हैं समझने के लिए? ओके। ठीक है। अब मैं क्या बात करता हूं, और जैसे मैंने बात कर ली अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। अब मैंने क्या बात करी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब मैंने अरुणाचल प्रदेश की बात करी तो यहां पर क्या मिलता है मेरे बेटाओ, यहां पर जो जल संसाधन है, यहां पर जो जल संसाधन है, ध्यान रखिए, यहां पर क्या है, जल संसाधनों की क्या है, प्रचुरता है, लेकिन आर्थिक विकास की कमी है। आगे बात समझ में? यहां पर क्या है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हमें मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिल जाएगा, लेकिन आर्थिक विकास की कमी आ जाएगी। काय की कमी आ जाएगी? आर्थिक विकास की कमी आ जाएगी। आर्थिक विकास की कमी आ जाएगी। आगे बात समझ में? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रॉपर रूप में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर्थिक विकास की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है ना, ये संसाधन संपन्न हो गया और ये क्या हो गया, संपन्न होते हुए भी यहाँ पर कुछ आर्थिक विकास की कमी हो गई। आगे चीज समझ में? ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर मैं उठाता हूं, जैसे कि मेरे क्या है, राजस्थान है। जैसे कि मेरे क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर आपको जल संसाधन की क्या मिल जाएगी, कमी मिल जाएगी। यहाँ पर जल संसाधन क्या है, प्रॉपर रूप से नहीं है व्यवस्थित। ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर जल संसाधन की क्या मिल जाएगी, कमी मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर सौर ऊर्जा, आपको यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्रॉपर मात्रा में मिलेगी। आगे बात समझ में? ये क्या है, ये हमारे भारत का, ये हमारे भारत का क्या है, एक असमान वितरण है। किसी स्टेट में बहुतायत है, किसी स्टेट में नहीं है, कोई स्टेट दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है। वैसे ही क्या है, एक आपके है लद्दाख वाला इलाका है। अब लद्दाख वाला इलाका क्या है, वो एक शीत मरुस्थल वाला है। अब वहां पर ठंड आपको सिंपल सी बात है देखने को मिलेगी। और एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, वो क्या है, सॉरी स्टेट है। सांस्कृतिक विविधता वाला क्या है, स्टेट है। तो इस चीज के बारे में आपको याद रखना है कि हमारा जो भारत है वो क्या है, संसाधनों के मामले में विविधताओं से पूर्ण है। ठीक है। राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय संसाधन, आप जानते हैं राष्ट्रीय संसाधन कौन से देश की सीमा के अंदर पाए जाते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इन चीजों के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बात समझ में? अगर इनसे हटके मैं बात करता हूं कि हमारे भारत के अंदर संसाधन नियोजन क्या होता है, अगर मैं कर दूं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग एंड इंडिया क्या होगा, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या होगा। सबसे पहली चीज, तो मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। पहली चीज ये है कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, ध्यान रखना, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, क्या बता रहा हूं मैं, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधनों की पहले हम पहचान कर लें, और पहचान करने के बाद में क्या करें, उसका हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण तैयार करें, मानचित्र तैयार करें, उसकी मात्रात्मक और गुणात्मक
क्या करें, अनुभव करें और मापन करें। आगे बात समझ में, इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे कि संसाधन नियोजन की जो है, हमें जो संसाधन नियोजन के संरक्षण की हम योजना बनाए, उसकी विकास योजना बनाए, उसके लिए कौशल प्रौद्योगिकी वगैरह ये सब उसका हम क्या करवाएं, संस्थागत ढांचा उसे संस्थागत विकास ढांचा उसे अवेलेबल करवाएं। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है आपके आपकी जो संसाधन नियोजन विकास की प्रक्रिया है उसको राष्ट्रीय विकास योजना के साथ क्या करते हैं, दोनों को साथ में जोड़ दे। आगे बात समझ में, दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, हमारे देश के अंदर, यानी हमारे, जैसे कि मैं आपकी बात करता हूं कि इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर एक संसाधन नियोजन की प्रक्रिया तैयार हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो ये मैं आपको संसाधन नियोजन समझाना चाह रहा था। इस संसाधन नियोजन में सबसे एक मेन पॉइंट है असमान। क्या है, असमान। इस चीज के बारे में आपको याद रखना है कि ये चीज क्या है, असमान, ये वितरण क्या है, असमान है। आगे बात समझ में, कई आपको क्षेत्र संपन्न मिलेंगे। हाँ, इस चीज के बारे में भी आपको याद रखना है कि आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी है ना, तो वो आपके टेक्नोलॉजी ने, तकनीक के अभाव में पूरी नहीं हो पाएगी। पहली चीज ये है, आपको तकनीकी की सहायता जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में, तभी आप उस रिसोर्स जो है उसको बेटर तरीके से क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है, उपनिवेशीकरण का एक उदाहरण ले लेता हूं कि आपको पता है हमारे यहाँ पे जो है इंडिया है, यहाँ पर फॉरेनर यानी विदेशी लोग जो है, अंग्रेज लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आके संसाधनों का उन्होंने दोहन किया, यहाँ से खूब संसाधन उन्होंने इकट्ठा किया और अपने देश में लेके गए और अपने देश का क्या किया, उन्होंने आर्थिक विकास तैयार किया। तो अगर उस समय हमारे पास में क्या होता, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती तो हम भी यूज कर सकते थे, सिंपल सी बात है, लेकिन हम नहीं कर पाए। उनके पास, ब्रिटेन वालों के पास क्या था, संसाधन का जो यूज करने की प्रौद्योगिकी अवेलेबल थी, तो उन्होंने क्या किया, अपना आर्थिक विकास किया। आगे बात समझ में कि हमें क्या है, संसाधन को तैयार करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए उसका क्या करना चाहिए, प्रौद्योगिकी में हमारे पास में क्या होती है, जरूरी होती है। आगे चीज समझ में, यहां तक आपको क्या रखना है, बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से याद रखना है, ठीक है, प्रॉपरली तरीके से याद रखना है। इसके बाद में आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो संसाधन है इसके संरक्षण के बारे में, संसाधन के संरक्षण के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या बताऊं मैं आपको, ध्यान देना, ठीक है। हमारी एक चीज बताता हूं कि हम इन व्यक्ति को आप जानते होंगे, है ना, इन व्यक्ति को आप जानते होंगे, नाम आपने बहुत सुना होगा। क्या नाम है इनका, महात्मा गांधी नाम है। आगे बात समझ में, अब क्या कर रहे हैं, हमारा जो समाज है, हमारा जो मानव समाज है, वो क्या कर रहा है, इस एक तो अति और एक स्वार्थ, दो शब्द यूज कर रहा हूं मैं बेटा, यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं, एक तो अति यूज कर रहा हूं और एक स्वार्थ यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी है ना, वो भी इनके बारे में बताऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। एक तो व्यक्ति अति उपयोग कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है, स्वार्थ की वजह से उपयोग कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे सिंपल सी बात है, क्या इफेक्ट आएगा, पर्यावरण, पर्यावरण को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी भैया, पर्यावरण को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जल का कितना यूज कर रहे हैं हम आजकल, ठीक है, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, सिंपल सी बात है। विद्युत का कितना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है ना। तो पर्यावरण को भी तो हानि पहुंचने वाली है ना, फिर सिंपल सी बात है, हमारा पारिस्थितिक संतुलन वो बिगड़ने वाला है, सिंपल सी चीज है। संसाधनों के दोहन से, क्योंकि जो है प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो संसाधनों सभी को जरूरत पड़ती है उसकी, ठीक है। पेड़ है, आप उसको धीरे धीरे काटते जा रहे हो, उस पे कईयों का आवास भी होता है, पशु पक्षियों का, सिंपल सी बात है। तो अति और स्वार्थ के कारण क्या रहा है, पर्यावरण में हानि हो रही है। अब महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमें हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए संसाधन है, हमें हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए संसाधन है, लेकिन क्या करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, हम हमारी जो आवश्यकता, उससे आवश्यकता जितनी है, जितनी आवश्यकता है आपको, वो आप पूरी कर सकते हो, लेकिन स्वार्थ के लिए संसाधन हमारे पास नहीं है अवेलेबल। किस प्रकार, जिस प्रकार अगर हमें भूख लग रही है तो अगर हम रोटी खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी, कि ये कह रहे हैं कि हमें अगर आवश्यकता अनुसार हमें संसाधन का प्रयोग करना है तो हमारे पास भरपूर भंडार है, लेकिन क्या है, अगर आप स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हो तो बिल्कुल भी संसाधन की मात्रा नहीं बच पाएगी। जिस प्रकार हमें जब भूख लगती है तो हम हमारा पेट भरते हैं, तो हम आवश्यकता अनुसार हम उतना ही खाएंगे ना जितने हमें भूख होगी, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास क्या है, ये संसाधन अवेलेबल नहीं है। तो इन चीजों के बारे में वो बताना चाह रहे हैं कि चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे निजी हो, स्वार्थ हो, हम सभी तरीके से हम संसाधन संरक्षण करना पड़ेगा। वैसे भी सतत पोषणीय विकास सिद्धांत के बारे में मैंने आपको पहले वाले लेक्चरों में बता रखा है, संसाधन संरक्षण कैसे करना है, पहले वाले लेक्चर में बता रखा है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो। आगे बात समझ में, नेक्स्ट चीज आती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर के संसाधन संरक्षण को व्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया, एक है ना 1967 में क्या कहते हैं, रोम ऑफ क्लब ने इसकी क्या करी थी, वकालत करी थी। याद रखना 1967 में किसने करी है, रोम ऑफ क्लब। आगे बात समझ में, इसने क्या करी है, इसने वकालत करी है,
इसने क्या करिए, इसने वकालत करिए, इसने संसाधन संरक्षण का जो मुद्दा है ना वो उठाया था। आगे बात समझ में। इसके बाद 1974 के अंदर, ध्यान रखना 1974 के अंदर शुमेसर की पुस्तक के अंदर संसाधन संरक्षण की बात की गई थी। जो महात्मा गांधी ने कहा था उसी कथन को उसके अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया था। उसके बाद में क्या होता है मेरे बेटाओं, उसके बाद में क्या होता है 1987 में बुटलैंड आयोग, समझ ध्यान रख लेना, बुटलैंड आयोग ने संसाधन संरक्षण का मुद्दा उठाया, यानी सतत पोषणीय विकास का मुद्दा उठाया। और मुद्दा उठाने के बाद में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट को आगे जाके हमारा साझा संसाधन है ना और कॉमन रिसोर्स यानी और कॉमन फ्यूचर रिसोर्स के बारे में इसको क्या की गई है, इसकी एक पुस्तक, इसकी प्रति क्या गई थी, छापी गई थी। आगे बात समझ में। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई है हमारे जो है, और आप अच्छे से सब समझना चाह रहे हो कि भैया सर आपने टॉपिक का, आप देखो आपके एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका टॉपिक निकाल के रख लो बस कि ये टॉपिक क्या है। मैं आपको वैसे ही मुंह से बताता जा रहा हूं कि भैया इस टॉपिक में क्या मिलेगा आपको। मेरी बात को अच्छे से सुनते जाओगे, आ जाएगी बात समझ में, आ गई इस चीज समझ में, ठीक है भैया। हमारे पास एग्जाम आ गए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों डरना है, क्यों घबराना है कि भैया 10th का बोर्ड आ गया, कि भैया कुछ भी नहीं है। मैं आपकी प्रत्येक चीज क्लियर करवाता जाऊंगा। आप मेरा प्रत्येक लेक्चर देखते जाओ, एक लेक्चर देखते जाओ, प्रत्येक चीज में आपकी क्लियर करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। पहली चीज समझ लो, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है संसाधन नियोजन वाली, ये संसाधन नियोजन वाली जो चीज है, और भारत के अंदर संसाधन नियोजन, ये बुटलैंड आयोग जो है, संसाधन संरक्षण है, महात्मा गांधी के जो वर्ड बताए गए, इन सभी चीजों को क्या है, अगर आपने सुन लिया ना तो एक कभी नहीं भूलोगे, मैं गारंटेड बात बता रहा हूं आपको। आगे चीज समझ में, ठीक है। इसी के साथ में जो इसका आगे वाला जो पार्ट है, भू संसाधन और मृदा का वर्गीकरण, उसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। हमको ज्यादा लंबा खींच के नहीं जाना भैया, थोड़ा सीखो, लेकिन इतना सीखो कि हम बोलने लायक ना रहे हमारे पास में। आगे बात समझ में, तो ठीक है। इसके साथ में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके बाद में आने वाले पार्ट में मिलूंगा भू संसाधन के वर्गीकरण के साथ। ओके, मैं योगेश जायसवाल, जय भीम।